हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स जो आईआईटी पीयर्सन का हम लोग कर रहे थे उसका नेक्स्ट लेक्चर 2 नंबर सिस्टम है, लेक्चर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है इसको हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए, इर्रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है कि अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आई फॉर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज एन इर्रेशनल नंबर। कहने का मतलब यह है कि कोई सा भी नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। अब पी बाई क्यू के फॉर्म का क्या मतलब हुआ, जैसे में 5/7 हो गया, इसको हम लोग 5/7 को लिख सकते हैं, बट 2.3597 कुछ भी जो आपके मन में है इसको कहीं भी रिपीट नहीं करे और अंत ही ना हो, जिसका लास्ट तक चलता जाता हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं आगे इसका एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट कितना है, 1 पॉइंट है हमारे पास 23579, इस तरह बहुत सारा है। डॉट डॉट का मतलब है कि ये और आगे तक गया है। उसी तरह 2.257934 ये डॉट 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 लग गया, यानी कि बहुत दूर तक गया है। और आगे देखते हैं √3 √2 पाई √7, ये सब क्या चीज़ के एग्जाम्पल है? ये सब है एग्जाम्पल किस चीज़ के? तो ये सब एग्जाम्पल है इर्रेशनल नंबर्स के। क्यों है? क्योंकि इनको हम लोग, अब देखिए, √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 डॉट 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 डॉट, ये और आगे तक जाता है, यानी कि इसका कोई सा भी लिमिट नहीं होता है कि कहाँ जाके रुकेगा। ये इन्फिनाइट तक जाता है। अब इन्फिनाइट तक जो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आएगा ये वाला संख्या, और जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये इर्रेशनल है। ठीक है, चलिए, अब कोई नंबर इर्रेशनल है, इसको तो हम लोग डिफिनेशन से देख लिए, लेकिन क्या हम लोग किसी नंबर को इर्रेशनलिटी को प्रूफ कर सकते हैं? तो चलिए, उस इर्रेशनलिटी को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक थ्योरम को पढ़ते हैं, जिस थ्योरम को हम लोग कहेंगे थ्योरम 1। ठीक है, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, और इसका यूज क्या होगा, तो यूज फॉर प्रूव इर्रेशनलिटी ऑफ अ नंबर। सबसे पहले इस इर्रेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए जो इसका थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ पी डिवाइड्स एक्स क्यू, एक कोई पी है जो कि एक्स क्यू को क्या कर रहा है, पूरा डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड्स एक्स। अगर पी एक्स क्यू को डिवाइड कर देता है तो पी जो है एक्स को भी डिवाइड करेगा। मतलब ये कि अगर पी को हम लोग डिवाइड कर दे एक्स क्यू को डिवाइड करे किससे, पी से, और वो पूरा कैंसिल हो जाए, तो इस थ्योरम के अनुसार कह रहा है कि अगर उस नंबर को एक्स क्यू को ना डिवाइड करके केवल एक्स को भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो भी वो नंबर क्या होगा, पूरा डिजिबल होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि वहाँ पे एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक्स जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और पी क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है कि उसके पास केवल और केवल दो मल्टीपल हो, और दोनों मल्टीपल कौन कौन हो, एक तो एक हो और दूसरा इटसेल्फ हो, यानी कि उसके अलावा दूसरा कोई सा भी उसके पास मल्टीपल नहीं हो। ठीक है, चलिए, ये हुआ हमारा। अब देखते हैं इसका प्रूफ करने का स्टेटमेंट को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो मान लीजिए लेट एक्स जो है प्राइम नंबर्स का ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn तक गया है। मान लेते हैं, एज्यूम किए हैं कि x जो है P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn तक गया है, जहाँ पे P1 P2 P3 डॉट 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 n क्या है, प्राइम्स है, और नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब कि ये नेसेसरी नहीं है कि सभी के सभी क्या हो, अलग अलग हो, बस प्राइम्स होना चाहिए। ठीक है, अब x इक्वल टू P1 P2 P3 डॉट 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 Pn तक जो है इसको हम लोग दोनों साइड में क्या किए, क्यूब कर दिए, क्यूबिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड में क्यूब करेंगे तो एक साइड वाला जो होगा एक ये इधर हो जाएगा, क्या, एक्स क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू, और इधर वाला हो जाएगा हमारा P1 का क्यूब इंटू P2 का क्यूब इंटू P3 का क्यूब डॉट 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 Pn का क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों को पता है कि गिवन दिया है स्टेटमेंट में P डिवाइडेज एक्स क्यू। ठीक है, डिवाइड्स कर रहा है एक्स क्यू का, तो फंडामेंटल थ्योरम जो होता है, फंडामेंटल थ्योरम वो क्या कहता है कि P अगर एक क्या है, P इज़ वन ऑफ द प्राइम ऑफ द एक्स क्यू। चूँकि एक्स क्यू का P एक क्या है, प्राइम है, तो हम लोग यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि ये जो होगा क्या है कि द डिस्टिंक्ट प्राइम्स ऑफ एक्स क्यू आर सेम एज द डिस्टिंक्ट प्राइम्स ऑफ एक्स। अब देखिए, चूँकि फंडामेंटल थ्योरम जो कहता है उसके अनुसार अगर डिस्टिंक्ट प्राइम ऑफ एक्स क्यू का है तो वहीं सेम क्या है, एक्स का जो प्राइम है सेम है उस पी के लिए भी। ठीक है,
तो यानी का क्या मतलब, कहने क्या मतलब हुआ कि p जो होगा किसको भी उसके अलावा किसको डिवाइड करेगा, x को भी डिवाइड करेगा। अगर p जो है अगर डिवाइड करने के योग्य है, पूरा पूरा अगर काट देता है एक्स क्यू को, तो इसका मतलब होगा कि p जो होगा केवल अगर x भी रखेंगे तो भी उसको क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास में एक प्राइम जो होगा p दोनों में कॉमन हो जाएगा, और p जैसे ही दोनों में कॉमन होगा तो वो p एक्स क्यू जो होगा उसको के साथ साथ वो x को भी पूरा डिजिबल हो जाएगा, ठीक है उससे। अब देखिए, अब कह रहा है कि नोट हम लोग एक बना के दिखे हुए हैं कि नोट में है कि अगर p एक्स स्क्वायर को भी अगर डिवाइड कर देता है, तो देखिए अगर एक्स क्यूब है, अगर कोई चीज़ का एक्स क्यूब है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि एक्स इंटू एक्स 3 बार है एक्स, अगर ये पूरा पूरा p से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये नंबर जो है p से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो इसके अलावा अगर एक्स स्क्वायर भी अगर पूरा पूरा p से डिवाइड हो जाता है, p इंटू ये अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इन दोनों केस में, ये भी केस रहे या फिर एक केस रहे, दोनों केस में अगर ये सेटिस्फाइड करता है तो p जो होगा वो x को पूरा पूरा क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। चाहे ये केस रहे एक्स क्यूब को रहे या फिर एक्स स्क्वायर का रहे, बस आपको देखना है कि वो पूरा पूरा डिजिबल है कि नहीं p से। अगर एक्स क्यूब भी है पूरा पूरा डिजिबल या फिर एक्स स्क्वायर भी है पूरा पूरा डिजिबल, तो इसका मतलब हो गया कि वो दोनों का दोनों, ये भी p से और ये भी p से है, तो इसका मतलब कि x जो होगा वो भी p से पूरा पूरा डिजिबल होगा। अब इसका हम लोग देख लिए, ये थ्योरम है, इस थ्योरम के यूज करके हम लोग किसी नंबर का इरेशनलिटी को प्रूफ करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए अब देखिए हमारे पास है प्रूफ डैट, जो कि हमारा एक प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर का एक पार्ट है, जो कि हम लोग प्रूफ करेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसको हमको प्रूफ करना है। चलिए, तो किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमको दो तरीका होता है, या तो उसका हम लोग प्रूफ करने के लिए एक स्टेटमेंट ले और उसको हम लोग प्रूफ कर दे, दूसरा है कि उस स्टेटमेंट जो हमको प्रूफ करना है उसके उल्टा चले। उल्टा चलने का मतलब कि जो प्रूफ करना है उसके जस्ट अपोजिट हम लोग एज्यूम कर ले और फिर हम लोग प्रोसीड करें। तो देखिए हम लोग एज्यूम करके इस केस में चलेंगे कि हम लोग मान लेते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर ना हो के क्या है, रेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम दैट √2 इज नॉट इरेशनल, सो √2 इज रेशनल, ठीक है। हम लोग एज्यूम किए हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों को ये प्रूफ करना है। अगर हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है, अगर हम लोग इसको रेशनल प्रूफ कर देंगे तो यानी कि हमारा स्टेटमेंट ये था, ये गलत हो जाएगा। और हम लोग √2 को रेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग समर्थ नहीं है, अगर हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब कि हम लोग जो एजम्पशन लिए थे वो गलत था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि ये क्या है, √2 एक रेशनल है, ठीक है। अच्छा, अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो हम लोग जानते हैं जितना भी रेशनल नंबर होता है उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, तो इस केस में अगर √2 एक रेशनल नंबर हम लोग ले लिए हैं तो उस केस में इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू i, p एंड q बिलोंग्स टू i एंड q नॉट इक्वल टू 0 स्टेटमेंट है हमारा, ये तो है, इसका डिफिनेशन है। तो इसलिए हम लोग p इक्वल टू x/y लिख सकते हैं, जहाँ पे x और y क्या होगा, इंटीजर होगा, और y नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, लेट x एंड y बी को प्राइम्स। चलिए यहाँ पे हम लोग एक और अजम्पशन लिए कि x और y जो है को प्राइम्स है। तो को प्राइम्स के बारे में तो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं क्या है, लेकिन फिर भी हम आपको फिर से बता देते हैं। सिंपली अगर हम लोग देखें तो को प्राइम्स का मतलब होता है कि जिन दो नंबर्स को हम लोग को प्राइम कहते हैं उन दोनों नंबर का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों का HCF 1 होना चाहिए। 1 के अलावा दूसरा कोई नंबर अगर आएगा HCF में तो वो दोनों एक दूसरे का को प्राइम नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखिए, जो हम लोग लिए हुए हैं x इक्वल टू √2 इक्वल टू x/y, अब उसको हम लोग क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू x/y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर से स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा √2 इक्वल टू x²/y²। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2y² इक्वल टू x²। तो देखिए यहाँ पे देखिए, चूंकि 2y² इक्वल टू x² है, यानी कि ये जो 2 है पूरा पूरा डिविजिबल किसको डिवाइड कर रहा है, इसको, x² को। तो इसका मतलब हुआ कि व्हेन 2 डिवाइडेज x², तो जब हम लोग पिछले में पढ़ के आए हैं कि जो अगर p(x²) को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो p(x) को भी डिवाइड करेगा, पढ़े थे अभी पिछले लेक्चर में देखे थे। तो इसका मतलब कि 2x को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, क्योंकि
2x² को डिवाइड कर दे रहा है तो 2x को भी डिवाइड करेगा। फ्रॉम थ्योरम 1 हम लोग इसको थ्योरम 1 में अभी देख के आए थे पिछले स्लाइड में, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या माने हैं इसको? इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन रहा 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं कि लेट सम इंटीजर z, हम लोग एक नया इंटीजर लिए हैं। क्या लिए हैं? उसका नाम रखे हम लोग z। तो हम लोग एक ऐसा इंटीजर लिए जिसको हम लोग x = 2z के फॉर्म में लिख दिए। क्यों? क्योंकि ये जो है x जो है 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस x का वैल्यू हम लोग ले जाके इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 जो लिए थे यहाँ पे जो हम लोग लिए हुए हैं इसका यहाँ पे हम लोग पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे है x 2 डी को क्या कहते हैं इसको 2 डिवाइड कर रहा है x को। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या देखते हैं कि ये देखिए 2y² हो जाएगा = 2z²। क्यों हुआ दिखाते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो है 2y² = x² है। कितना है? 2y² = x² है। फिर से हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये रहा हमारा इक्वेशन, ये रहा हमारा 2 हो गया 2y² = x²। और अभी हम लोग एजम्पशन लिए हैं यहाँ पे कि 2z = x है। तो यहाँ पे x का वैल्यू रख ले जाके पुट कर दिए, ले जाके यहाँ पे पुट कर दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y² = 2z², क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? 2z है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2y² = 4z² हो जाएगा। फिर उसके बाद से इसको हम लोग सॉल्व किए, आगे में हमको आया y² = 2z² आया। तो देखिए जिस तरह यहाँ पे आया था 2y² = x², उसी तरह यहाँ पे आया है 2z² = y²। तो इस केस में जो 2 होगा वो पूरा डिवाइड करेगा किसको? y² को करेगा। पिछले केस में क्या कर रहा था? 2 जो था पूरा x² को डिवाइड कर रहा था, और यहाँ पे 2 जो है y² को पूरा डिवाइड करेगा। तो जब ये y² को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब कि ये y को भी डिवाइड करेगा पूरा। तो देखिए तो 2y डिवाइड y हो जाएगा। अब एक चीज़ आप देखिए कि x और y में दोनों में एक x और y को मिनिमम एक ऐसा इंटीजर है 2 जो कि दोनों को पूरा डिवाइड कर रहा है, x को भी और y को भी। तो जब इन दोनों को पूरा डिवाइड कर रहा है इसका मतलब कि इन दोनों के पास एक इंटीजर है, क्या कहते हैं उसको, दोनों के पास में एक कॉमन फैक्टर है। x एंड y है लिस्ट नंबर एज अ कॉमन फैक्टर। अब दोनों के पास में एक कॉमन फैक्टर हो गया, दोनों के पास में क्या हो गया? एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो जब दोनों के पास में एक कॉमन फैक्टर हो गया तो इसका मतलब कि x और y दोनों कोप्राइम्स नहीं रहे। क्यों? क्योंकि दोनों के पास में एक फैक्टर है किसके रूप में? तो फैक्टर है 2 के रूप में। और हम लोग ऊपर में माने थे, एजम्पशन लिए थे क्या कीजिए ये दोनों क्या है? एक कोप्राइम है। तो जब ये हम लोग एजम्पशन लिए थे कि यहाँ पे देखिए एजम्पशन हमारा था कि जो x एंड y आर कोप्राइम, लेकिन हमारा एजम्पशन गलत हुआ क्योंकि दोनों के पास में एक कॉमन फैक्टर आ गया 2। तो जब एजम्पशन हमारा जो लिए थे वो गलत हो गया, इसका मतलब कि हम लोग जो माने थे वो गलत मान लिए थे। तो इसका मतलब कि इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, यानी कि हम जो मान के चले हैं उसको हम लोगों को पूरा ये क्रॉस कर रहा है, यानी कि उसको ये पूरा उस पर फिट नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एजम्पशन गलत था। इसका मतलब कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये √2 क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इसमें हमारा पूछा गया है एग्जाम्पल 1.3 है, एग्जाम्पल 1.3 है। इसमें एग्जाम्पल 1.3 में दिया गया है कि आपको बताना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए √5 को प्रूफ करना है तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना होगा, प्रोसीड करिए पिछले क्वेश्चन में। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम लोग √2 को प्रूफ कर रहे थे, तो जैसे जैसे लिखे थे वैसे ही इसमें प्रोसीड करिए। बस उसमें रिप्लेस कर दीजिए किसको? 2 को 5 से। तो देखिए यहाँ पे हमको अगर देखें तो ये जो हमारा पिछले स्लाइड का हमारा जो था, यहाँ पे जहाँ 2 आपको दिख रहा है, अगर आप केवल √2 को √5 से या फिर जहाँ पे है उसको अगर रिप्लेस कर देते हैं, आप होशियार है क्योंकि आप IIT फाउंडेशन का वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ हम कहने का मतलब क्या है। तो हम टाइम बचाने के लिए इसको हम नहीं प्रूफ कर रहे हैं, आपको हम दे दिए हैं, ये ईजी है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है कि हमारा एग्जाम्पल 1.4 कर रहा है कि सो डैट √3 + √2 इज़ इर्रेशनल, ठीक है। इसको हमको प्रूफ करना है। तो देखिए अगर हमको इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लोगों को इसको कैसे, हम लोग पिछला वाला इरेशनलिटी प्रूफ किए थे कि इसको हम लोग मान लिए थे एक रेशनल है, तो इसमें भी हम लोग लेट अस अज्यूम दैट 3 + √2 इज रेशनल नंबर हम लोग मान लिए। अब देखिए जब हम लोग इसको 3 + √2 को रेशनल मान लिए हैं तो कोई सा भी रेशनल नंबर को p/q में लिख सकते हैं। ये हमको पिछले
फर्स्ट लेक्चर से ही देखते आ रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि 3 + √2 जो होगा p/q हो जाएगा, p/q, जहाँ पे p और q इंटीजर से बिलोंग करते हैं और q जो है 0 नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो इसको हम लोग अब आगे प्रोसीड करेंगे, तो इसका 3 को हम लोग उस साइड भेज दिए, इधर आ गया 3, और उसके बाद से √2 = p/q -3 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व किए, √2 का यहीं पर लिख दिए, और उसके बाद से इसका एलसीएम लिए, q हो गया, उसके बाद से सॉल्व किए, तो इसका वैल्यू इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा है क्वांटिटी वो कितना है और राइट हैंड कितना है, इस पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा है √2, और √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। और राइट हैंड साइड में देखें तो p, q, 3 और बस इतना ही है, p, q और 3 है। जबकि p भी हम लोग क्या माने थे कि इंटीजर है, q भी क्या है, इंटीजर, और 3 एक इंटीजर ऑलरेडी है ही है। तो किसी भी इंटीजर का प्लस माइनस करने पे हमको एक इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी इंटीजर आएगा वो क्या होगा, इंटीजर को p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 7 मिनिमम तो नंबर एक रहता ही है इंटीजर के अंदर में, ठीक है। तो ये p/q के फॉर्म में आ गया। तो p/q के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर था ये एक रेशनल नंबर है। राइट हैंड साइड क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब कि रेशनल इरेशनल को फिट नहीं करेगा, रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब फिर अजम्पशन गलत हुआ, और फिर हम लोग जो लिए थे वो गलत ले लिए थे। तो इसका मतलब कि हम लोग जो माने थे उसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे कि LHS ऑफ द इक्वेशन इज √2 विच इज इरेशनल, बट RHS p-3q/3 इज कंटेन इंटीजर्स ओनली, सो इट गिव्स अ रेशनल नंबर। ये केवल इंटीजर को कंटेन कर रहा है, तो उसका मतलब हुआ कि ये क्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा। तो इसका मतलब कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया इरेशनल और ये हो गया हमारा रेशनल, ठीक है। तो इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं होगा, यानी कि हमारा एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। और जब एजम्पशन रॉन्ग था तो इसका मतलब जो लिए थे उसका अपोजिट होगा। तो एजम्पशन में हमारा था रेशनल लिए थे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो नंबर हम लोग लिए हैं वो क्या होगा, इरेशनल। तो यहाँ पे हमारा ये भी प्रूव्ड हुआ, ठीक है, प्रूव्ड हुआ। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हमको अच्छा 2 क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, पहला है कि एग्जाम्पल 1.15 में पूछा गया कि ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना है, सी का वैल्यू इतना है, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि ए बी सी में कौन बड़ा कौन छोटा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ए पे देखेंगे। तो ए का वैल्यू है इतना। अब ए को इसको सॉल्व करने के लिए हमको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, और 3 √11 + √3 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी के फॉर्म पे हम लोग लिख दिए। तो क्या हो गया हमारा, √11 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस 2ab हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व किए तो इसका वैल्यू इतना आ गया, आसान है, इसको सॉल्व करके इतना ला दिए। इसी तरह हम लोग बी का वैल्यू बी स्क्वायर के फॉर्म में डायरेक्ट लिख दिए हैं, इतना आ गया। सी का वैल्यू हम लोगों को इतना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे कितना है, 10 है। तो जब 14 और 10 में कंपेयर करेंगे तो हमको सीधे सीधे दिखेगा कि 14 ज़्यादा है 10 से, ठीक है, यहाँ पे। तो जब 14 ज़्यादा है 10 से, इसका मतलब कि बी और ए में, ये बी और ए जो होगा सी से हमेशा बड़ा होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि ए बी सी में ए और बी का कंटेनिंग क्या क्या है, 14 है। इसका मतलब कि ये दोनों क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, सी से, ठीक है। अब हमको तो पता चल गया कि ए बी जो होगा सी से बड़ा होगा, लेकिन अब हमको बताना है कि इन दोनों में ए और बी में बड़ा कौन होगा। तो देखिए, ए के पास में है 2√33, ठीक है, 33, और इसके पास है 2√24। तो इसके लास्ट वाले डिजिट को देखें तो यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 24 है। तो यानी कि 33 इज़ ग्रेटर देन 24, दैट्स मीन ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो अब हमको पता चल गया कि ए बी से बड़ा है, और इन दोनों में कौन बड़ा था, ये दोनों बड़े थे किससे, सी से। तो यानी कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो हमारा ऑप्शन जो था बुक के अनुसार वो ऑप्शन कौन था, बी था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। बस यहाँ पे हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट हम लोगों को एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल 1.16, ठीक है। देखिए, 1.16 में दिया गया है कि ये एक नंबर है, इसको 91 टर्म्स तक इसको ऐड करके आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी एक टर्म को ले लिए, ठीक है। तो ये कितना है, 1/√9 प्लस √10। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 1/√10 प्लस √9, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस में है तो इसमें कोई सा भी डिफरेंट नहीं होगा। चलिए,
अब इसको हम लोग रेशनलाइज कर दिए तो 1/√10 प्लस √9 इंटू √10 माइनस √9 डिवाइडेड बाई √10 माइनस √9 हो गया। अब इसको रेशनलाइज करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू सिंपली आ जाएगा इतना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 1/√9 प्लस 1/√10 इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू इतना आ गया √10 माइनस √9। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा 1/√10 प्लस 1/√11 का वैल्यू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√10 प्लस 11 प्लस √10, तो इसका वैल्यू इतना होगा। सिंपली सिमिलरिटी से हम लोग देख सकते हैं। अब इस तरह हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए एक्सपेंड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा एक के लिए जो इसका है, इसका जगह पर हम लोग लिख देंगे ये वाला टर्म √10 माइनस √9, इसके लिए हम लोग लिख देंगे ये वाला टर्म √11 माइनस √10, इसके लिए हम लोग लिख देंगे। फिर इसी तरह हम लोग बढ़ते बढ़ते जब 91 टर्म पे जाएंगे तो वो टर्म कौन सा होगा, वो टर्म होगा हमारा √100 माइनस √99। ठीक है, अब देखिए तो लास्ट वाला जो पहले वाला टर्म ये वाला कैंसिल हो गया, तो इस वाले टर्म में हमारा देखिए कौन सा है, पहला वाला टर्म कैंसिल हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि लास्ट वाला टर्म यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल होगा। पहला इधर से और उधर से कौन सा होगा, कैंसिल, लास्ट वाला। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे हमारा बचा है अंडर रूट कितना 100 और इधर से बचा है हमारा √9। ठीक है, तो √100 और √9 को हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो कितना होगा √100 माइनस √9, तो √100 का वैल्यू होता है कितना 10 और √9 का वैल्यू होता है 3, तो इसका वैल्यू घटा के लिखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा केवल 7, ओनली 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 जो कि हमारा आंसर बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा हुआ ये लेक्चर कंप्लीट, और इसी तरह हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।